15 फरवरी 2024 याद है? हाँ, वही जो 14 के एकदम बाद में आता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या दे रहा है? नहीं नहीं, फायदा है। देश का सवाल है, देश को रिप्रेजेंट करने वालों की नियत का सवाल है। अगर आप थंबनेल देख के भी अभी तक नहीं समझे तो मैं ही बता देता हूँ। 15 फरवरी को एक बहुत बड़ा झटका लगा पॉलिटिकल पार्टीज को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पिछले 6 सालों से चलने वाली लेजिटिमाइज करप्शंस के ऊपर रोक लगाई। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, अब पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने वाले डोनर्स का नाम भी पब्लिक करना है, जो कि अब तक एनोनिमस था। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच 16,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के तौर पे एनोनिमसली मिले, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द शेयर बीजेपी को मिले। इलेक्शन कमीशन और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एडीआर के अकॉर्डिंग 55% पैसे यानी कि 6,500 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बीजेपी को डोनेशंस के तौर पर मिले। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पर किसको कितना मिला इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, और भी कई सवालों के जवाब ढूंढना बाकी है। जैसे कि क्या थे ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया और क्या वजह थी जिसके लिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। तो चलिए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं द डार्क रियलिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। Electoral bonds. Electoral bonds. The electoral bonds case is Electoral bonds is the biggest scam. challenging the validity of electoral bonds scheme. Now to the big news from India. The Supreme Court has struck down electoral bonds. It has declared them unconstitutional. As amended by Section 11 of the Finance Act 2017, are violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional. तो पहला सवाल, क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अकॉर्डिंग इट्स ए प्रोमिसरी नोट एंड एन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई सेंस है इस बात की? हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था, तो इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप पैसे लोगे और पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाके पैसे देके आ जाओगे। कर सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि आप 2,000 रुपए से ज्यादा रुपए किसी को भी एक बार में नहीं दे सकते हो, और जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं वो सिर्फ 2,000 रुपए तो देंगे नहीं। तो जब ज्यादा पैसे देना चाहोगे तब सीन में आ जाता था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। एक इंडिविजुअल को स्पेसिफाइड कुछ एसबीआई ब्रांचेस के थ्रू अपने केवाईसी कंप्लीट करने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने का मौका मिलता था। ये बॉन्ड्स 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक की अमाउंट्स के होते थे, और अब कितना भी चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते थे, इसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती थी। खरीदने के बाद जितने का भी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे होंगे उतने अमाउंट का पैसा आपके अकाउंट से कट जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ना ही डोनेशन देने वाले का नाम और ना ही जिस पार्टी को डोनेशन दिया जा रहा है उस पार्टी का कोई नाम होता था, यानी कि कंप्लीटली एनोनिमस। खैर, कंप्लीटली एनोनिमस तो नहीं, लेकिन जो भी है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये खरीदे हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैसे 15 दिन के लिए वैलिड होते थे, यानी कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के बाद पार्टीज को हैंड ओवर करना और पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वेरीफाइड अकाउंट से इस बॉन्ड को इनकश करने का सिर्फ 15 दिन ही मिलते थे। अगर 15 दिनों के अंदर ये चीज ना किया जाए तो सारा पैसा पीएम रिलीफ फंड में चली जाती थी। मतलब अगर एक बार भी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लिए तो फिर वो पैसे फिर से वापस कभी नहीं आ रहे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पूरे साल में सिर्फ 4 महीने के लिए अवेलेबल होती थी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर, वो भी सिर्फ 10 दिन के लिए। एक एक्सेप्शन को छोड़कर कि लोकसभा इलेक्शंस के ईयर में एडिशनल 30 डेज के लिए ये विंडो ओपन रहती थी। अब दूसरा सवाल कि आखिर जरूरत क्या थी इस सिस्टम को चालू करने का? गवर्नमेंट के आर्गुमेंट्स क्या थी इस चीज को लेकर? इसे समझने के लिए पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले यह सिस्टम कैसे काम करती थी। पहले के टाइम में क्या होता था कि 20,000 रुपए से कम पैसे आप कैश में डोनेट कर सकते थे, और ज्यादातर डोनेशन 20,000 रुपए से कम कैश की होती थी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था ब्लैक मनी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने के बाद इस कैश डोनेशन का अपर लिमिट किया गया सिर्फ 2,000 रुपए, और अगर किसी को इससे ज्यादा कैश देना होगा तो उसका एसबीआई के थ्रू पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये था कि इससे ब्लैक मनी का सर्कुलेशन रोका जा सकता है। अब इसमें मुद्दा आ जाता है एलिजिबिलिटी का। आखिर कौन वो पार्टीज है जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट कर सकती थी?
जो पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 29A के अंडर रजिस्टर्ड थी, यानी कि पिछले लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली में मिनिमम 1% वोट शेयर जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास रहा है, वो सब एलिजिबल थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सेप्ट करने के लिए। ये इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर किसी को भी पैसा ना मिले। लेकिन एक लूप होल है एलिजिबल डोनर्स की कंडीशंस में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में लिखा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अंडर दिस स्कीम मे बी परचेस्ड बाय ए पर्सन हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। पर्सन का मतलब हो सकता है एक इंडिविजुअल, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी, एक फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन्स। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम है KYC वेरिफिकेशंस के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में। तो चलिए वो देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड एक्सेट्रा, फेयर एनफ। नॉन इंडिविजुअल्स के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड, एनी डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग इनकॉर्पोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज बैंक डीम्स फिट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड। लेकिन एनी डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग एस्टेब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन इन इंडिया के अकॉर्डिंग कोई भी शेल कंपनीज बना सकता था सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने के लिए, और इसकी कोई अपर लिमिट भी नहीं थी। इसका मतलब इसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग में हेवी कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस देखा जा सकता था। ऐसा मैं नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को 2019 में। पहले नियम था कि कोई भी कंपनी अपनी 3 साल की एवरेज प्रॉफिट की 7.5% प्रॉफिट डोनेशन के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते थे। लेकिन अब 100% पैसे भी डोनेट किया जा सकता है और लॉस मेकिंग कंपनीज को भी इजाजत है पैसे डोनेट करने की। अब आप ही बताओ, एक लॉस मेकिंग कंपनी क्यों देगी किसी को पैसा अगर वो खुद लॉस में चल रही है तो? अब दूसरा कंसर्न है इसका एनोनिमस होने को लेकर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। अप्रैल 2018 में क्विंट ने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लैब में टेस्ट किया, जिसके रिजल्ट चौंका देने वाले थे। लैब में टेस्टिंग करने के बाद दोनों पेपर के अपर राइट कॉर्नर में एक हिडन अल्फा न्यूमेरिक कोड दिखा, जो यूवी लाइट के अंदर शो हो रहे थे। इसको लेकर SBI ने काफी सारे स्टेटमेंट दिए, कहे कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी सिक्योरिटी फीचर है जो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस ये उतनी कन्विंसिंग नहीं थी। नाउ हियर आई कोट द क्विंट कि इज बिग ब्रदर वाचिंग व्हाई। खैर, आप समझदार हो, आपको पता है कि किन्हें लेकर यह बात हो रही है। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, क्यों पॉसिबली सर्विलेंस हो सकती है, उतना सीरियसली शायद सोचने की जरूरत भी नहीं है। जब आप देखोगे कि ADR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2017-18 में बिके गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 95% पैसे बीजेपी के पास गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? जब डोनर्स का इंफॉर्मेशन KYC के थ्रू SBI के पास है और वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर क्यों कोई दूसरे पार्टी को डोनेशन देके अपने घर में CBI बुलाएगा? कंसर्न्स और भी है, जैसे कि सवाल है ट्रांसपेरेंसी का, राइट टू इंफॉर्मेशन का। लेकिन उसके बारे में लीगल ट्रेजेक्टरी के पार्ट में बात करते हैं। अब इसके रिकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा मुद्दे के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है फॉरेन फंडिंग्स। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को गिल्टी माना FCRA के रेगुलेशंस को वायलेट करते हुए, और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया गया इन दोनों पार्टीज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। FCRA अगर आपको ना पता हो तो FCRA का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट, जो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फंडिंग यानी कि विदेश से आने वाले पैसे लेने पे रोक लगाती है। अब आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान या चाइना से आपके फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिले हैं, तो क्या तब भी आप उन्हें ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे? इस पॉइंट पे अगर आप अपनी फेवरेट सुप्रीम लीडर के पीछे अंधे हो चुके हो तो बात अलग है। लेकिन फॉरेन फंडिंग एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और ऐसा ही कुछ देखा गया 2004 से 2012 के बीच। नहीं, चाइना या फिर पाकिस्तानी, यूके बेस्ड एक माइनिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज PLC ने 2004 से 2012 के बीच कांग्रेस और बीजेपी को बहुत सारे पैसे डोनेशन के तौर पर दिए। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया और सेसा गोवा, ये दोनों इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी थी, पर जिसकी कंट्रोलिंग शेयर होल्डर था वेदांता। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगभग 8 करोड़ रुपए डोनेशंस मिले इन दो कंपनीज से। आखिर में ये एलिगेशंस कोर्ट में प्रूव हुआ और इन दो पार्टीज को गिल्टी माना गया। तो डेमोक्रेसी वन।
ऐसा हुआ नहीं। उल्टा 2016 के यूनियन बजट में फॉरेन कंपनीज की डेफिनेशन को ही बदल दी गई और इस कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार दिया गया। कैसा चीटिंग? रूल्स तो सेट है, एनोनिमस फंडिंग और कोई अपर लिमिट भी नहीं है, तो चीटिंग क्यों करना है? वोट का चक्कर वो भैया, वोट का चक्कर। तो हुआ ये कि सरकार ने फैसला लिया कि साल में बस 4 बार ये विंडो ओपन होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के लिए, वो भी सिर्फ 10 दिन के लिए, जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू में बात किया था। लेकिन पहले ही मौके पे मार्च 2018 में ये विंडो ओपन कर दी गई, जो कि रूल्स के अगेंस्ट था, और बीजेपी को 220 करोड़ रुपए मिले, जो कि टोटल बिके गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 95% होता है। फिर से अप्रैल में ये विंडो ओपन कर दिया गया और इसमें भी बीजेपी को लगभग 115 करोड़ रुपए मिले। हैरानी की बात यह है कि कर्नाटका स्टेट असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले ये विंडो फिर से ओपन किया गया मई 2018 में, और इस बार तो ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है कि ऑर्डर पीएमओ से आया था। और यहाँ पर जर्नलिस्ट नितिन सेठी का नाम मेंशन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है बिकॉज ऑफ इस एक्सेप्शनल रिपोर्ट ऑन दिस केस। अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि अगर हमारे पास कोई स्पॉन्सर होता तो हम बोल देते, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप लाइक और कमेंट कर दीजिए, हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। 1 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फाइनेंस बिल के साथ पैकेजिंग करके पार्लियामेंट के सामने रखा गया। मनी बिल के तौर पर इसको लोकसभा में लाने का फायदा यह था कि इसमें राज्यसभा का रोल 0 हो जाता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1 अप्रैल 2017 को फाइनेंस बिल एक्ट बन जाता है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लीगल करार दिया जाता है। सितंबर 2017 से ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट पिटीशंस कोर्ट्स में फाइल होने लगे। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सीपीआईएम और कांग्रेस की जया ठाकुर को पिटीशनर्स रहे थे। इनके आर्गुमेंट्स ये थे कि एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मनी बिल के तौर पर लाया गया, जो कि आर्टिकल 110 को वायलेट करता है, और ये जो ट्रांसपेरेंसी का वादा करता है वो डोनर्स का नाम छुपा के उसका ठीक उल्टा ही हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रखा जा रहा। 2 जनवरी 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 इंट्रोड्यूस किया, जिसके बारे में मैं वीडियो के पहले ही बात कर चुका हूँ, वो प्रोसेस और एलिजिबिलिटी के वगैरह के बारे में। फिर 25 मार्च 2019 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रेस्पोंडेंट के तौर पर कोर्ट पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ एक एफिडेविट सबमिट किया। इसके रिस्पॉन्स में 1 अप्रैल 2019 को यूनियन गवर्नमेंट ने फिर वही फंडिंग प्रोसेस में रिफॉर्म्स और ब्लैक मनी हटाने के आर्गुमेंट्स रखी। 12 अप्रैल 2019 को रंजन गोगोई लेड बेंच ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन, डोनर्स और उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स एक सील्ड कवर में इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कहा। इसके बाद भी कई बार पिटिशनर्स ने कोर्ट को अप्रोच किया। फाइनली 16 अक्टूबर 2023 को जनरल इलेक्शन पिटिशनर्स ने डीवाई चंद्रचूड़ लेड 5 जजेस की बेंच को अप्रोच किया और मामले की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर 2023 से इसकी 3 लगातार हियरिंग चली। इसके बाद 15 फरवरी 2024 को डीवाई चंद्रचूड़ लेड 5 जजेस की बेंच का पूर्ण बहुमत के साथ फैसला आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोर्ट ने आगे से एसबीआई को कोई भी बॉन्ड इशू करने से मना कर दिया। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट यह था कि डोनर्स का आइडेंटिटी एनोनिमस रखना राइट टू प्राइवेसी है, पर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19A के तहत ये राइट टू इंफॉर्मेशन है आम लोगों का कि उन्हें पता चले कि उनके चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स किन से पैसे ले रहे थे। कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपने डोनर्स का नाम और अमाउंट 6 मार्च के अंदर इलेक्शन कमीशन को देने के लिए बोला गया और इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप ये इंफॉर्मेशन 13 मार्च तक अपने ऑफिशियल साइट पर पब्लिश करोगे आम लोगों के लिए। देश का हालत अब ऐसा बन चुका है कि जुडिशियरी हमारी एक आखिरी उम्मीद है इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। डेमोक्रेसी को संभालने के लिए 4 पिलर में से 3 बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके हैं और हालत इस तरह बिगड़ रहा है कि एक दिन जुडिशियरी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अप्रोच किया एक एक्सटेंशन की मांग करते हुए इन इंफॉर्मेशन को रिलीज करने को लेकर। उनका आर्गुमेंट ये था कि पिछले 5 सालों में काफी सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे गए और खरीदने वाले की डिटेल्स और पैसे कहाँ डिपॉजिट हुआ उसका डिटेल्स मैच करने में काफी सारे टाइम की जरूरत है। तो ये रीजंस दिखाकर एसबीआई ने एक्सटेंशन की मांग की 30 जून तक। आप इसका मतलब समझ रहे हो? ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ताकि आम लोगों को पता चले कि वो जिन पार्टी को वोट देने जा रहे हैं वो किन से पैसे लिए हैं।
और जो कि जनता का राइट टू इंफॉर्मेशन है। अगर एक्सटेंशन 30 जून तक दे दिया जाता है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। वही पैसे से पार्टीज कैंपेनिंग करेंगे, अपने सुप्रीम लीडर के बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग लगाया जाएगा और इन करोड़ों रुपए में से कुछ चंद पैसों के लिए आप बिक जाओगे और अगली 5 साल के लिए हमें हमारी चुनी हुई सरकार मिलेगा। और ये सब हो जाने के बाद जब 30 जून को वो इंफॉर्मेशन रिलीज किया जाएगा तब किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोटा मोटा ये है पूरा हिसाब जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के तौर पर मिले। अब हम इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी पल में आ चुके हैं, तो मेरा सवाल आपसे, तो फिर वही कहानी या फिर कुछ बदलेगा? अगर कुछ बदलना चाहते हो तो हम और आप ही है जो कुछ कर सकते हैं। हमारा काम था अब तक सच्चाई पहुंचाना, अब आपकी बारी। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए और आपके सामने होने वाली सिस्टमाइज्ड क्राइम के खिलाफ आवाज उठाइए। आखिर बिना सवाल किए हम सब कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज के अंधभक्ति तो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।